स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल किए थे। आज हम उसके आगे की परिभाषा और प्रश्नों को हल करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय के प्रकार, तो पहला प्रकार लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय। रिक्त से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस समुच्चय के अंदर, इस रिक्त समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं है। इस रिक्त समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, इसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसे सबसे पहले हम लिखते हैं, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है वह रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसे हम फाई, इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं फाई। इसे हम फाई से या इस सर्पाकार कोष्टक से दर्शाते हैं जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। इसे शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है रोस्टर विधि में इसे फाई या इस प्रकार सर्पाकार कोष्टक से दर्शाएंगे जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। दूसरा, यदि समुच्चय के अंदर शून्य लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि शून्य भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। इसीलिए अगर कोष्टक के अंतर्गत शून्य लिखा हुआ है तब भी यह रिक्त समुच्चय नहीं माना जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि A एक समुच्चय है। यहाँ लिखा है कि A एक समुच्चय है। A किस प्रकार है? पहला, A एक समुच्चय है जिसका अवयव है x। x किस प्रकार है? x लिखा हुआ है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, लेकिन x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या में 1 से बड़ी और 2 से छोटी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं होती है। हमने लिखा है 1 एक प्राकृत संख्या है और 2 भी एक प्राकृत संख्या है, और x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि A क्या है? A एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो यहाँ A जो है वह एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है B एक समुच्चय है जिसमें का अवयव x कैसा है? x एक वास्तविक संख्या है और x किसका हल है? इस समीकरण का हल है। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। x का वर्ग धन 1 बराबर 0। हमने यहाँ लिख रखा है x का वर्ग धन 1 बराबर 0। x का वर्ग यहीं रहने देंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 ऋण 1 में बदल जाएगा। x का वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग को हम सामने वर्गमूल में बदल देंगे और x बराबर लिखेंगे ऋण 1। ऋण 1 को हम i का वर्ग से दर्शाते हैं, और i क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। i जो है एक काल्पनिक संख्या है जिसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। यहाँ एक ऋण 1 जो है वो किसके बराबर है? i के वर्ग के बराबर है। तो हम लिखेंगे i का वर्ग और x बराबर धन ऋण क्या आ जाएगा? i। तो हमें यहाँ x का यहाँ हमें x का जो हल मिला है वह कैसा है? काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि समुच्चय B में जो अवयव होंगे वो वास्तविक होंगे और जो इस समीकरण के हल होंगे। तो इस समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है बल्कि काल्पनिक हल है। तो B जो होगा वह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। या तो हम उसे सर्पाकार कोष्टक से दर्शाएंगे या फिर फाई लिखेंगे। आप प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को इसी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय से हमें समझना होगा कि ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम आसानी से गिन सकते हैं या जिनके अवयवों को गिनकर हम बता सकते हैं कि उस समुच्चय के अंतर्गत कितने अवयव हैं। परिमित समुच्चय के अंतर्गत अवयवों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती से है मतलब यही है कि उसे हम गिन सकते हैं। दूसरा, इसके अवयवों की संख्या को n a से दर्शाते हैं। n जो है वो क्या बताता है, संख्या बताता है, और a जो दर्शा रहा है वह समुच्चय को दर्शा रहा है। n a से मतलब ये है कि समुच्चय a में अवयवों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है a एक समुच्चय है जिसमें 2, 4, 6 और 8 क्या है, अवयव हैं। अब इस समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम n a से दर्शाएंगे और लिखेंगे इसके अंतर्गत कितने अवयव है, 4 अवयव हैं। अब तीसरा प्रकार देखते हैं, अपरिमित समुच्चय है ऐसा समुच्चय जो परिमित नहीं है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है और सबसे सरल भाषा में हम समझेंगे कि जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत कितने ही अधिक प्राकृत संख्या आ सकते हैं, वैसे ही पूर्णांकों के अंतर्गत भी कितने ही पूर्णांक आ सकते हैं। वैसे ही हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या जिनके अवयवों को गिनना संभव नहीं है, हम उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में हमें समझ में आ रहा है, एकल का अर्थ होता है सिर्फ एक। इसके अंतर्गत केवल एक ही अवयव होगा। हम देखते हैं कि यहाँ a एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत केवल एक ही अवयव है जो है 3। फिर हम दूसरा देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि b एक समुच्चय है जिसमें ऐसे अवयव हैं जो क्या है, प्राकृत संख्या है और जो x का वर्ग ऋण 9 का हल है। हम इसे हल करेंगे, x का वर्ग ऋण 9 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि x का वर्ग आगे हल करेंगे तो x का वर्ग बराबर आएगा 9 और आगे हल करेंगे तो x बराबर आएगा धन ऋण 3। तो यहाँ हम केवल इसके हल के रूप में धन 3 को लेंगे क्योंकि यहाँ x क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए हम ऋण 3 को छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि b के अंतर्गत केवल एक ही अवयव है, वो है धन 3। तब हम कहेंगे कि b क्या है, एक एकल समुच्चय है। अगर यही लिखा होता कि x कहाँ से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, पूर्ण संख्याओं, x कहाँ से आ रहा है, पूर्णांक संख्याओं में से आ रहा है, तब हम कहते कि x के अंतर्गत 2 अवयव होंगे, ऋण 3 और धन 3। तब x के अंतर्गत 2 अवयव आते और यह एकल समुच्चय नहीं होता। लेकिन यहाँ शर्त दी गई है कि x क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में x के अंतर्गत केवल धनात्मक अवयव ही आएंगे, ऋणात्मक अवयव नहीं आएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय। समतुल्य समुच्चय से अर्थ है कि यहाँ अवयव a लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 अवयव हैं। दूसरा समुच्चय b लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत a, b, c और d, यहाँ भी 4 अवयव हैं। समुच्चय a में अवयवों की संख्या n a कितनी है, 4। समुच्चय b में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। इसका मुख्य गुण है कि यहाँ क्या होंगे, अवयव की संख्या समान होगी। दूसरा गुण होगा अवयव समान हो, यह आवश्यक नहीं है। पहला गुण हम देखते हैं कि अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और दूसरा गुण हम देखते हैं कि अवयव भले ही अलग अलग हो, लेकिन अवयवों की अगर संख्या समान है तो हम इसे
क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय कहेंगे और इनके इस गुण को इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे जिसे हम कहेंगे क्या है, समतुल्यता का चिन्ह है। इसे हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अगर हम बोलें सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए समतुल्य है समुच्चय बी के। इसी से हम ये समझेंगे कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि एक और समुच्चय है सी, जिसमें अवयव किस प्रकार है, 3, 1, 4 और 2 लिखा हुआ है। यहाँ एक तीसरा समुच्चय सी है जिसमें समुच्चय के अंतर्गत 4 अवयव है। समुच्चय सी के अंतर्गत भी अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ए में भी 1 है, सी में भी 1 है, ए में 2 है, सी में भी 2 है, ए में 3 लिखा हुआ है और सी में भी 3 लिखा हुआ है, ए के अंतर्गत 4 है और सी के अंतर्गत भी 4 है। तो हम देखते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय सी के अंतर्गत अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी लगभग एक समान ही है। तब हम इसे लिखेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय सी के क्या है, बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ अवयवों की संख्या एन ए बराबर है एन सी के। कहने का अर्थ ये है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर है समुच्चय सी में अवयवों की संख्या के, और यहाँ अवयव भी दोनों एक समान है। तो समान समुच्चय किसे कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या भी समान है तथा अवयव भी क्या होंगे, एक समान होंगे। अब हर समान समुच्चय समतुल्य होता है, तो ए समतुल्य होगा सी के और ए बराबर होगा सी के। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर समतुल्य समुच्चय एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। हम इसी गुण से प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी मैंने लगभग 6 प्रकार बताए। आप इन 6 प्रकारों से प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न को ही समझा रही हूँ जो प्रश्नावली में दिया गया है। यहाँ लिखा गया है कि ए एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत x एक अवयव है। x कैसा है, x जो है MARCH मार्च का एक अक्षर है। x कहाँ से आ रहा है, x इस शब्द से आ रहा है। और दूसरा समुच्चय है, यहाँ भी x जो लिखा हुआ है वो x कहाँ से आ रहा है, CHARM 4 का एक अक्षर है। जब हम इसे रोस्टर विधि में बदलेंगे तो A के अंतर्गत अवयव आएंगे M, A, R, C और H, और वैसे ही B के अंतर्गत अवयव आएंगे C, H, A, R और M। हम देखते हैं कि दोनों में ही अवयवों की संख्या समान है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों में अवयव समान है, C, H, H, A, R, M और M। NA बराबर है किसके, NB के, और A में जितने अवयव हैं वो बराबर है किसके, B में अवयव के। तो यहाँ समुच्चय A जो होगा वो समुच्चय B के बराबर भी होगा और समुच्चय A समतुल्य होगा समुच्चय B के। अब हम इसके आगे की परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, यदि A एक समुच्चय है और B एक समुच्चय है। हम यहाँ उदाहरण से समझेंगे। A एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 आते हैं। B एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 2, 3, 4, 1, 5, 7, 6 इस प्रकार के अवयव आते हैं। यहाँ हमने 2 समुच्चय ले रखे हैं, समुच्चय A और समुच्चय B। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है, तथा यहाँ हम देख रहे हैं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है। तब हम इसे कहेंगे कि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर अर्थ यह है कि
ए जो है ऐसा समुच्चय है जिसके अंतर्गत जितने भी अवयव आएंगे वह सारे अवयव किसके अंतर्गत होंगे, दूसरे समुच्चय बी के अंतर्गत होंगे। लेकिन यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव भी किसमें हो, बी का प्रत्येक अवयव भी किसमें हो, समुच्चय ए में हो। इस उदाहरण में समुच्चय बी के अवयव 5, 7 और 6 अवयव ए में नहीं है। तब हम ये कहते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट, इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट कहलाएगा, या हिंदी में बोलेंगे उपसमुच्चय कहलाएगा। इसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं और इस चिन्ह का अर्थ यहाँ हम समझते हैं। यदि x जो है a में है तो x जो है b में होगा। यदि a b का उपसमुच्चय है तो अगर कोई अवयव x a में है तो यह अवयव x b में भी होगा। अब इसके बाद देखते हैं अधिसमुच्चय। अगर a b का उपसमुच्चय है तो b जो है वो a का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरसेट। ऐसा समुच्चय जो अपने उपसमुच्चय के सभी अवयवों को रखता है क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि ए एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4 अवयव है। बी एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 4, 6, 5, 7, 8 इस प्रकार के अवयव है। अब हम देखते हैं कि बी जो है वो ए के सभी अवयवों को रखता है, तो ए जो है बी का सबसेट होगा और बी जो है ए का सुपरसेट होगा। मतलब ए जो है उपसमुच्चय होगा और बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। अगर इसी में ही हम देखते हैं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है और ए बराबर नहीं है बी के, तब हम कहते हैं कि ए जो है एक उचित समुच्चय है किसका, बी का। इसी उदाहरण से ही हम इसे समझ सकते हैं कि ए जो है वह बी का एक उचित समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय के प्रगुण को हम समुच्चय के एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ए बराबर 1 और 3, बी 1, 5 और 9 और सी 3 समुच्चय है 1, 5, 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ हम देखते हैं कि रिक्त समुच्चय जो होगा वह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अगर हम यहाँ कोई रिक्त समुच्चय लेते हैं फाई, इसे हम डी से दर्शाते हैं, तो यह डी जो होगा वह ए, बी और सी सभी का उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहाँ अगर ए एक समुच्चय है तो ए स्वयं का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। तीसरा देखते हैं, अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए सी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ अगर हम इसे इस उदाहरण से समझते हैं, अगर ए में 2 अवयव हैं 1 और 3, तो हम देखते हैं कि ए के दोनों अवयव बी में होने चाहिए। ए के दोनों अवयव बी में होने चाहिए, लेकिन यहाँ ए के दोनों अवयव 1 और 3 बी में नहीं है, केवल एक ही है जो बी में है। तो यहाँ ए बी का सबसेट, ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन ए के 2 अवयव 1 और 3 किसके अंतर्गत है, सी के अंतर्गत है, तो ए जो है वह सी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब देखते हैं कि बी के 3 अवयव किसके अंतर्गत हैं, सी के अंतर्गत हैं, तो बी जो होगा वह सी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अगर इसी प्रकार हम यहाँ कोई ऐसा सेट लेते जिसमें ए के अंतर्गत 1 और 3 अवयव है, बी के अंतर्गत 1, 3 और 5 है, सी के अंतर्गत 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव सी में है। तो ए जो है वह सबसेट है बी का, बी जो है वह सबसेट है सी का, तो ए जो है वह सबसेट होगा सी का। ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है सी का, तो ए भी उपसमुच्चय होगा सी का। अब
जो परिमित समुच्चय होते हैं, परिमित समुच्चय हम किसे कहते हैं? ये तीनों परिमित समुच्चय है क्योंकि हम इनके अवयवों को गिन सकते हैं। तो परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। ए एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1 और 3 दो अवयव हैं। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो इसके समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी, मतलब 2 की घात 2 बराबर 4 होगी। इसे हम दर्शाएंगे कैसे? ए के उपसमुच्चयों को हम दर्शाएंगे कैसे? ए के अंदर है, इनके अंतर्गत अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 2 बराबर 4। तो अगर हम ए के उपसमुच्चय ले तो पहला तो होगा 5, दूसरा आएगा 1, तीसरा आएगा 3 और चौथा आएगा 1 और 3। तो ए के यहाँ 4 उपसमुच्चय है, पहला 5, दूसरा 1, तीसरा 3 और चौथा 1 और 3। हमने प्रगुण 1 में लिखा हुआ था कि फाई जो होगा, रिक्त समुच्चय होगा, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ 1 के 4 उपसमुच्चय हैं, फाई 1, 3, 1 और 3। या तो हम इसे सर्पाकार कोष्ठक से दर्शाएंगे या तो फाई से। इसी प्रकार आप प्रश्नावली 1.3 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को इसी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। उपसमुच्चय, अधिक समुच्चय और उचित समुच्चयों की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि उनके कितने उपसमुच्चय होंगे। अगर मैं इसी प्रश्न में पूछूं कि इसके उचित समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो इसके उचित समुच्चयों की संख्या 2 की घात n ऋण 1 होगी। 2 की घात n ऋण 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा से पढ़ा है कि a जो है वह खुद का उपसमुच्चय होगा, लेकिन उचित समुच्चय कब नहीं होगा? a और a बराबर नहीं होने चाहिए। उचित समुच्चय की परिभाषा है कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि फाई जो है ए का उपसमुच्चय है, 1 भी ए का उपसमुच्चय है, 3 भी ए का उपसमुच्चय है, लेकिन 1 और 3 यह स्वयं ए समुच्चय ए के बराबर है। यहाँ जो 1 और 3 लिखा हुआ है यह स्वयं किसके बराबर है? ए के बराबर है। इसीलिए यहाँ हम इसकी संख्या कितनी लिखेंगे? 2 की घात n ऋण 1, मतलब 2 की घात 2 ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर 3। उचित समुच्चय कितने होंगे? यहाँ 3 होंगे। इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि यह स्वयं जो है वह ए के बराबर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अंतरालों के बारे में पढ़ेंगे और वेन आरेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में कहाँ डाउट आया है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।